वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये देखिए दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले हम एक मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वाला मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया है तो जरूर सॉल्व करें, क्योंकि देखिए ये जितने मॉडल पेपर हम आपको करवाएंगे, ठीक है, ये सारे मॉडल पेपर अगर आपने कर लिए, इसके बाद देखिए जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर का लेवल चाहे जितना हार्ड क्यों ना हो, यानी पेपर चाहे जितना डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके 25 में 25 मार्क्स आएंगे, तो बिल्कुल आपके 100% ये 25 में 25 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है? क्योंकि मैथ है, मैथ में नंबर कटते नहीं है, ना ही राइटिंग के नंबर कटते हैं। आपको पूरे-पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, आपको लगातार तैयारी करते रहना है। अगर देखिए अभी आपने चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ा है, तो देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप पहले पूरा चैप्टर वाइज़ ज़रूर पढ़ लें और साथ ही साथ देखिए ये मॉडल पेपर सॉल्व करते रहें। या अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका देखिए वीक है, तो आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वहाँ से देखिए डिटेल से सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है। और देखिए आपको पेपर मिलेगा जब, तो सबसे ऊपर इस प्रकार लिखा होगा अनुक्रमांक, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना डालना होगा, ठीक है? फिर नाम देखिए यहाँ पर नाम लिखना होगा, जैसे मैं आपका अपना नाम लिख रहा हूँ जीएसवाई, ठीक है? तो इस प्रकार देखिए आपको यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल नेम आपको लिखना होगा, ठीक है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, ठीक? सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएँ। तो देखिए अभाज्य संख्याएँ कौन-सी होती हैं? अभाज्य संख्याएँ वे होती हैं या तो वो खुद से यानी 1 से डिवाइड होंगी, या तो खुद से होंगी यानी इटसेल्फ, यानी या तो 1 से डिवाइड होंगी या तो स्वयं से, इसके अतिरिक्त वो किसी से डिवाइड नहीं होंगी। तो देखिए ऑप्शन ए चेक कीजिए, जो 81 है देखिए 1 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी हो रही है और खुद से तो होगी ही। तो इसका मतलब जो 81 है ये अभाज्य नहीं है। तो देखिए जिस ऑप्शन में 81 है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए बचा ऑप्शन बी और डी। तो देखिए बा और ता को चेक कीजिए। तो जो 83 है ये तो अभाज्य है, लेकिन ये 87 जो है अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगी। तो देखिए ऑप्शन डी सही होगा, यानी 83 और 89। और साथ ही देखिए आपको एक चीज़ नोट कर लेना है, ठीक है? इस प्रकार नोट बनाकर आप लिख लीजिए साइड में, ठीक? 1 से 25 तक कितनी होती हैं भाज्य संख्याएँ? 9। और 1 से 100 यानी 1 से लगाकर 100 के बीच कितनी भाज्य संख्याएँ होती हैं? तो देखिए ये होती की संख्या है 25, यानी 25 संख्याएँ होती हैं जो अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है? 1 से 25 तक पूछा जाए तो 9 और 1 से 100 तक तो 25। अगला प्रश्न है 90 डिग्री कोण को कहते हैं, यानी 90 डिग्री जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, इसे हम समकोण कहते हैं, ठीक है? न्यून कोण किसे कहते हैं? जो देखिए 90 से छोटा होता है। और अतिक कोण क्या होता है? जो 90 से बड़ा होता है। और सरल कोण या इसे ही हम ऋजु कोण कहते हैं। तो इसे ये कौन-सा होता है? जो 180 डिग्री का होता है, ठीक है? जैसे ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का है? तो ये 180 डिग्री का है, ठीक है? इसे हम कहते हैं सरल कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको वृत्त खींचना है। वृत्त खींचा, तो ये जो है क्या है? ये है परिधि। ठीक है? परिधि। अगर देखिए यहाँ से हम यहाँ तक मिला दें, 2 बिंदुओं को देखिए मिला रही है, तो इसे हम कहते हैं जीवा। इसे क्या कहा जाएगा? जीवा। कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो बा ऑप्शन सही होगा। इसे हम क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है? अब देखिए त्रिज्या क्या होती है? अगर देखिए यहाँ पर हम सेंटर मान लें और सेंटर से यानी केंद्र से अगर परिधि को मिला दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है? ये त्रिज्या है। ठीक है? ये देखिए सेंटर से हम चाहे यहाँ पर भी मिला दें, तो ये भी त्रिज्या है। ये दोनों क्या हैं? त्रिज्याएँ हैं। कई त्रिज्याएँ वृत्त में खींची जा सकती हैं। ठीक है? अब देखिए इसके बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ये इतना, इसे हम कहते हैं चाप। यानी इस प्रकार देखिए इस त्रिज्यखंड को बाहर निकालिए। ठीक है? तो ये वाला जो है, इसे कहा जाता है चाप। ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। जब हम विभाज्यता का नियम ये पढ़ रहे थे, सारा कुछ ये सब पढ़ चुके हैं। तो देखिए 5 से विभाज्य का नियम है कि अगर अंत में लास्ट में अगर 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसमें देखिए इकाई अंक 0 या 5 किसका है? तो देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। देखिए इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है, यानी ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगर 0 होता, तब भी 5 से डिवाइड होती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15% का भिन्न रूप होगा। तो देखिए 15%, तो देखिए 15 लिखिए, ये प्रतिशत को हटाएँगे तो बटे में 100 आ जाएगा। काटिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20। कौन-सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन, 3/20। अब हम आते हैं अतिलहुत्तरी प्रश्नों पर। तो छठा क्वेश्चन है राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 रहा हो, तो राकेश को कितने अंक मिले? तो देखिए राकेश को मिले अंक बराबर, राकेश को कितने अंक मिले? तो पूर्णांक कितना है? 500 का 65%, 500 का क्या निकालिए? 65%, ठीक है? अब देखिए 500 का मतलब गुणा 65 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आएगा? 100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएँगे। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 5 छम 25, 5 छक्का 30, 2 32, यानी 325।
तो देखिए राकेश को कितने अंक मिले? तो 325 मिले। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है समीकरण 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3 को हल कीजिए। ठीक है, इसको देखिए हल करना है। तो सबसे पहले देखिए जो x वाले पद हैं एक तरफ लाइए और बिना x अचर पद जो है उनको एक साइड ले जाइए। तो देखिए लिखिए 3x, देखिए ये x प्लस का है, इधर जब आप लाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x हुआ। बराबर लगाए, बराबर लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ कितना बचा? 3 बचा। अब देखिए ये माइनस का 5 है, इधर आएगा बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो गया? प्लस का 5। ठीक है, 3x में से एक x निकल गया तो कितना बचा? 2x। यहाँ 5 3 8 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो x बराबर 8/2। ये 2 देखिए बटे में कैसे आए कि जब गुणे में होता है बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, 2 एकना 2, 2 चौके 8, यानी x बराबर कितना आ गया? 4। यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए वर्ग, पहले वर्ग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो वर्ग की भुजा जो होती है सभी बराबर होती हैं, यानी वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं ये सब क्या होती है? बराबर होती हैं। यानी ये भुजा कितनी है? 6 है, तो इसका मतलब सभी भुजाएं 6 6 होंगी। ठीक है, तो देखिए वर्ग की एक भुजा, यानी भुजा दिया है कितना? भुजा बराबर दी है 6 सेंटीमीटर। तो अगर उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 6, यानी 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 छाक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर देखिए वर्ग, आयत और त्रिभुज के बारे में आपको डिटेल से समझना है तो देखिए सबसे पहले हमने देखिए इससे केवल वर्ग को लेकर ही एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हम सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की है। ठीक है, और एक आयत का भी वीडियो पड़ा है, पुराना वीडियो है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए सूत्र आपको याद करना होगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और सूत्र है देखिए a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक सूत्र और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपको इतने सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो देखिए लिखा है एक्स प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी देखिए एक्स की जगह पर क्या लिखा है? ए, और 5 की जगह पर क्या लिखा है? बी। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इसी सूत्र पर आपको खोलना है इसको। तो देखिए x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर किया, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। फिर देखिए फार्मूले में दिया है 2, तो 2 ऐसे ही रखेंगे, इनटू a का मतलब x, a की जगह पर कितना है? x, तो x लिखा, गुणे b की जगह पर कितना है? 5, तो 5 लिख दिया है हमने। अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10, और ये 10x। आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको सजाती पदों में लिख सकते हैं। तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर ये 10x लिख लीजिए, तो 10x, फिर इसके बाद 25 प्लस 25। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर आंसर फाइनल छोड़िए। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला सवाल है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है AB। मान लीजिए हमने रेखा खींची एक AB। फिर देखिए प्रकार आप लीजिए, प्रकार लीजिए, उसमें देखिए यहाँ पर इस प्रकार कहीं पेंसिल लगी होती है। ठीक है, तो प्रकार की नोक आपको देखिए कहाँ पर रखना है? यहाँ पर। प्रकार की नोक आप यहाँ पर रखिए, और यहाँ से देखिए तो पेंसिल कुछ यहाँ पर आएगी, और ये इस प्रकार आपको चाप लगाना है। जब इस प्रकार देखिए चाप लगाएंगे, जितनी दूरी आपने शुरुआत में ली है, यानी ये चाप लगाने में मान लीजिए इतनी आपने दूरी भरी थी प्रकार में, अब ये दूरी देखिए बीच का जो गैप है ये कम नहीं होना चाहिए, गैप उतना ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए प्रकार की नोक रखिए, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे तो एक चाप ऐसे लगेगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर देखिए इसको आपको ऐसे मिला देना है। ये आप जब इसको इस प्रकार मिला देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, देखिए एंगल बनाना हमने देखिए प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा है, वहाँ पर ये सारा कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए संख्याओं 13, 39, 273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए हम भाग से लगाते हैं। देखिए 13 से डिवाइड करिए पहले 39 को, 13 तिया 39, ये पूरा कट गया। फिर अब देखिए 13 से आपको करना है 273 को, 13 दूना 26, फिर 13 एकन्ना 13। तो लास्ट में देखिए जिस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाए, वही संख्या होती है मासा। तो लास्ट में देखिए किससे डिवाइड हुआ है पूरा? तो देखिए 13 से। ठीक है? तो मासा इसका कितना होगा? 13 होगा। यही है आपका आंसर। अगला सवाल है एक साइकिल 1800 में बेचने पर, यानी एक साइकिल थी जो 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसको हम चाहें तो एक लाइन में भी लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहले हम आपको बताएँगे कि आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसके तरीके 2-3 हैं। तो हम देखिए इसको 100 मानकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए माना साइकिल, साइकिल का क्रय मूल्य,
मान लीजिए साइकिल का क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। तो देखिए हानि कितनी हुई है? यानी 100 रुपए के सामान खरीदने पर 10% की हानि हुई है। तो देखिए 10 रुपए की हानि हुई है। कितना हानि हुई है? 10 रुपए की। अब चलिए हम निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य, तो देखिए क्रय माइनस हानि कर दीजिए। यानी क्रय मूल्य में से जब आप हानि निकाल देंगे तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो क्रय यानी खरीदी गई थी 100 रुपए में, ठीक, हानि कितनी हुई? 10 रुपए की। तो कितना देखिए विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा? 90। यानी वो साइकिल 90 रुपए की बिकी होगी, तभी तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब चलिए हम आते हैं सवाल पर। तो देखिए साइकिल का वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य। अब हमें निकालना है क्या है कि साइकिल का जो है क्रय मूल्य कितना है। हमें निकालना है कि साइकिल का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। यहाँ तो हमने माना था। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि मान कौन कहाँ पर रखना है। तो देखिए सवाल में दिया है विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1800। तो पहले लिखिए 1800। 1800 ये क्या है? विक्रय मूल्य। ये तो सवाल में दिया है। हमने निकाला कितना है? हम देखिए जो विक्रय मूल्य हमने कितना निकाला? तो 90 रुपए। हमारे हिसाब से जो हमने 100 माना था, तो विक्रय मूल्य कितना निकला? 90 रुपए। तो देखिए विक्रय ये 90 लिखिए यहाँ बटे में, ठीक है। यानी सवाल में जो विक्रय मूल्य दिया था पहले अंश में लिखिए, और फिर जो विक्रय मूल्य निकाला गया है 100 मानकर उसको बटे में लिखिए। अब क्या निकालना है? अब निकालना है हमें क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना? क्रय मूल्य माना हमने 100 रुपए। तो 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। बस सॉल्व कीजिए। ये जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 9 एकना 9, 9 दूनी 18, ये कितना हुआ? 20। तो आंसर आपका हो जाएगा 2000। कितना आंसर आएगा? 2000। यही आपका आंसर है। अब इसका देखिए एक बहुत ही शॉर्ट तरीका देख लीजिए। तो देखिए जो क्रय मूल्य है, माना हमने क्रय मूल्य कितना, क्रय को हम लिखते हैं सीपी से, और विक्रय को लिखते हैं, देखिए विक्रय को कहते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो सीपी हमने मान लीजिए कितना माना? 100 रुपये, ठीक है। उसको बेचा कितने में? 90, यानी क्योंकि 10% का नुकसान हो रहा है ना, तो 90 की बिकी होगी वो वस्तु, ठीक है। तो ये क्या है? विक्रय मूल्य। सवाल में कितना दिया है विक्रय मूल्य? 1800। तो पहले लिखिए 1800, ठीक है। हमने कितना निकाला विक्रय मूल्य? 90। तो 90 से कर दीजिए इसको भाग, और जो मान निकालना होता है उससे कर दिया जाता है गुणा। यानी हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य हमने माना कितना था? 100 रुपये। तो 100 से कर दिया जाता है गुणा। 100 से गुणा कर दिया, बस आप सॉल्व करेंगे तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो मान निकालना होता है उससे गुणा किया जाता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। तो देखिए इससे पहले जो हम पहला मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया था, यही सवाल सेम टू सेम था, ठीक है। इसको भी देखिए पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है? पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो देखिए सेम टू सेम वही संख्याएं हैं, बस क्या है थोड़ा मान बड़ा कर दिया गया है। यानी 300 है, 250, 100, 150 है और 450। तो देखिए सबसे पहले आपको जरूरी है इसमें कि पैमाना कैसे माना जाए। तो पैमाना देखिए हम मानते हैं इन सबका, देखिए एचसीएफ निकाला जाता है। यानी एचसीएफ बोले तो मासा। यानी अगर हम इन संख्याओं का मासा निकालें तो देखिए आएगा 50। ये जो 50 आता है, ठीक है, यही होता है पैमाना। तो देखिए मान लीजिए पैमाना, पैमाना या संकेत लिख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार हम एक फूल बना रहे हैं तो कितने के बराबर होगा? 50 फूल के बराबर। अगर एक इस प्रकार हम फूल बना दें तो 50 फूल के बराबर होगा। तो देखिए गुलाब के कितने फूल बनेंगे? तो देखिए 300 को क्या करना है? 50 से भाग कर दीजिए। तो जब आप 50 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। यानी हमें गुलाब के 6 फूल बनाने हैं। तो इस प्रकार देखिए आपको क्या करना है? गुलाब के 6 फूल बना देना है इस प्रकार, ठीक है। ठीक है, अब गुलाब के हमने 6 फूल बना दिए। इसके बाद देखिए आपको गेंदा के फूल बनाने हैं, यानी 250 दिया है, तो इसको जिसके 50 से भाग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गेंदा के कितने फूल बनाने हैं। ये आगे आपको अपने आप स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि ये देखिए हम इससे पहले सवाल कर चुके हैं, तो ये आपके लिए होगा होमवर्क। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है 500 का 3 वर्ष का, यानी 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये जो देखिए सवाल है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी ना साधारण ब्याज है, ना चक्रवृद्धि ब्याज है। ये देखिए आगे अब जब आएँगे आप थर्ड सेमेस्टर में, ये थर्ड सेमेस्टर में आपके ये जो चैप्टर है, ठीक है? लेकिन ये सवाल देखिए मॉडल पेपर में दिया हुआ है, क्योंकि ये परसेंटेज के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हो सकता है कि सवाल ऐसा भी आ जाए, तो साथ ही साथ देखिए हम समझ लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सवाल अभी पूछा नहीं जाएगा। फिर भी आप लोगों को समझ लेना है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज का ये होता है सूत्र, आपको ये याद रखना है। बस इसी पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है देखिए 500 रुपये, ठीक है। दर कितनी दी है? दर को देखिए मूलधन को हम पी से लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझते जाइए। मूलधन को हम क्या लिखते हैं? पी से। दर को लिखते हैं हम आर से। तो दर कितनी है? 12%, ठीक है। और देखिए समय,
समय कितना दिया है, समय को हम टी से लिखते हैं, टाइम, ठीक है। समय दिया है 3 वर्ष, समय कितने वर्ष है, 3 वर्ष। बस आपको इस फार्मूले में रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज को हम कहते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए एसआई बराबर, तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 500 गुणे दर कितनी है 12%, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। बस आपको सॉल्व कर लेना है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 12 पंचे 60, और 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180, 180 आएगा। यानी साधारण ब्याज आपका कितना आ गया, 180। अगर देखिए इसी सवाल में कह देता है कि मिश्र धन बताइए, तो देखिए मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन, तो देखिए मूलधन में अगर ब्याज आप जोड़ देंगे, मूलधन में क्या है ब्याज आप जोड़ दीजिए तो वो बन जाता है मिश्र धन। तो देखिए 500 दिया है, 500 में ये ब्याज जोड़ दीजिए 180। देखिए जब मूलधन में आप ब्याज जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एक 680, ये क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। ठीक है। तो देखिए इस सूत्र को अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपान 100, यानी पी से हुआ मूलधन, आर से रेट यानी दर, और टी से समय बटे 100। ठीक है, आप इतना भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये बीजगणित का सवाल दिया है, दूसरा ये सवाल है। देखिए इसको देखिए क्या करना है, पहले आपको सॉल्व करना है यानी गुणा करना है। तो देखिए इसको x को जाइए इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कीजिए, यानी x से इस ब्रैकेट को खोलना है। तो x जाएगा इस y से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर देखिए माइनस लगा है माइनस लगाइए, ये x जाएगा देखिए z से गुणा होगा, तो देखिए ये हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, फिर लगाइए यहाँ पर प्लस लगा है, अब देखिए ये y जाएगा z से गुणा होगा, तो देखिए ये हो जाएगा वाई जेड। अब देखिए ये y जाएगा देखिए x से गुणा करेगा, तो देखिए लेकिन उससे पहले चिन्ह देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ है माइनस, तो ये आगे जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब y यानी x और y, यानी y का जब x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर लगाइए प्लस, ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस लगा है। अब z है, ये देखिए z जाएगा x से गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा जेड एक्स, ये कितना हुआ जेड एक्स। अब देखिए ये जो z जाएगा ये y से गुणा करेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए प्लस का है और यहाँ है अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर देखिए जेड का जब गुणा हम करेंगे वाई से तो ये हो जाएगा वाई जेड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाई जेड। ठीक है, अब देखिए इसको आपको सॉल्व करिए, जो कटने वाला है काटिए, तो देखिए एक्स वाई यहाँ पर प्लस का है, अगला देखिए यहीं पर एक्स वाई ये दीजिए माइनस का है, तो देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, माइनस देखिए जेड एक्स, तो यहाँ पर है प्लस का जेड एक्स, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है वाई और जेड, और यहाँ पर माइनस का वाई जेड, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो ये भी कट जाएगा, यानी ये भी कट गया, तो कितना बचा आंसर, जीरो, जीरो आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही इजी सवाल है, बस इसमें दो कंडीशन दी है, उनको आपस में बराबर कर देना है। तो देखिए जब 50 छात्र होते हैं तो भोजन कितने दिनों तक चलता है, 40 दिनों तक, 40 से कर दीजिए गुणा, बराबर। फिर देखिए 30 छात्र और आ गए, तो पहले 50 थे अब 30 और आ गए, कितने हुए 80। तो कह रहा कि भोजन सामग्री अब कितने दिनों तक चलेगी, तो मान लीजिए एक्स दिनों तक चलेगी। देखिए आपको क्या करना है, एक्स का मान निकाल लेना है। आप चाहें तो देखिए यहीं पर काट सकते हैं, लेकिन कुछ लोग देखिए यहाँ पर हो सकता है ना काट पाएँ, तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक आपको बता रहे हैं। एक्स का हमें मान निकालना है, तो देखिए 80 को जब हम बराबर की साइड ले जाएँगे तो देखिए 50 गुणे 40, ये जब 80 इधर आएगा क्योंकि यहाँ पर गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 40 बटे 80, इधर कितना बचेगा एक्स, एक्स का अब हमें मान निकालना है। तो देखिए इस 0 से ये 0 कटेगा, 4 एकन्ना 4 दूनी 8, 2 एकन्ना, तो ये कटेगा तो ये 25 आएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया 25। तो भोजन सामग्री है कितने दिनों तक चलेगी, तो 25 दिनों तक। ठीक है, पहले देखिए 40 दिनों तक चलती थी, लेकिन अब क्योंकि छात्र 80 हो गए तो अब केवल 25 दिनों तक भोजन सामग्री चलेगी। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेमी है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी गत्ते की चौड़ाई निकालना है। तो पहले आयत बनाइए, देखिए इस प्रकार आप जब आयत खींचेंगे तो जो आयत की देखिए विशेषता क्या होती है, आयत की आमने सामने की जो भुजाएं हैं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली जो भुजा है इसके बराबर होगी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल देखिए दिया है, तो लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें तो क्या हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। तो बस अब मान रख दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है तो उसके नीचे आपको आयत का क्षेत्रफल रखना है। तो 117, लंबाई कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। तो देखिए 13 रख दीजिए। चौड़ाई हमें निकालना है तो चौड़ाई को वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है?
अब देखिए 75 कर लीजिए, तो 117 बटे 13, इधर कितना है चौड़ाई, तो 13 करना 13, 13 नवा 117, तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 9 सेंटीमीटर। यानी देखिए चौड़ाई कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, यही है आपका आंसर। ठीक है, अगर आयत का देखिए परिमाप है, तो देखिए पहले क्षेत्रफल देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप होता है देखिए, परिमाप परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 से गुणा कर दीजिए लंबाई और चौड़ाई को। ठीक है, वो होता है परिमाप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर दूरी बटे समय, बस आपको इसी में रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। एक इस प्रकार अगर कोई खंभा है, ठीक है, खंभे को देखिए 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार कर रही है। तो देखिए 270 मीटर जो ये गाड़ी की लंबाई है, ये खंभे को अपनी लंबाई के बराबर ही तो पार करेगी। ठीक है? तो जो ये लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, उसी को हम कह सकते हैं दूरी। यानी ये क्या है? ये दूरी है। ठीक है? तो अब देखिए आपको इस फ़ॉर्मूले में रख देना है। तो यानी दूरी कितनी है? तो 270 मीटर। 270 मीटर बटे समय कितना दिया है? 9 सेकंड। 9 से भाग कर दीजिए। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, ये कितना आएगा? 30, यानी चाल आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल कितनी आ गई? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? अगर आप यहीं पर छोड़ देंगे आंसर तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ आप सवाल में देखिए, कह रहा है कि चाल जो निकाली है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। ये तो हमने मीटर प्रति सेकंड में निकाल दिया, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए इसको हम कैसे बदलेंगे? तो 30 को क्या करिए आप 18/5 से गुणा कर दीजिए। 18/5 से आप गुणा करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगी। तो देखिए 5 एकन्ना 5, 5 छक्का 30, तो 18 छक्का 108, 108। तो यानी गाड़ी की चाल कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। को हम किस हिसाब से मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर घंटा में कैसे चेंज करते हैं ये समझ लीजिए, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो देखिए अगर लिखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और कहे कि मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे? तो देखिए 30 को क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। यानी जब 5/18 से आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन अगर दिया है जैसे 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है, कहे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, तो लिखिए 30 गुणे 18/5 गुणा कर दीजिए, जितना आएगा तो वो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।